हेलो एवरीवन, दिस इज सी रूपल जैन, मेकिंग इंटरनेशनल टैक्सेशन इजी फॉर यू। तो एज़ पर आर प्रॉमिस आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, पेपर नंबर 6C के लिए रिवीजन, बेसिकली इंटरनेशनल टैक्सेशन का रिवीजन। अगर आप पेपर नंबर 7 भी ऑप्ट कर रहे हैं या 6 ऑप्ट कर रहे हैं बट आप ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ना चाहते हैं, ज़रूर आप इस वीडियो को रेफर करो क्योंकि ये आपको बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन करेगा, प्लस साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल करने में आपकी क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो अगर आप इसके थ्रू पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आप वीडियो ज़रूर देखें, प्लस इजीली रिकॉल करने के लिए, और साथ ही साथ आपका कनेक्शन जो है, मैपिंग जो है वो पूरी चैप्टर की आपकी एक साथ बैठ जाए, इसीलिए आपको ये वीडियो जो है वो ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, और बाकी बिना किसी डिले के अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, ट्रांसफ़र प्राइजिंग। ठीक है, अब ट्रांसफ़र प्राइजिंग जो है सबसे पहले थोड़ा बेस बनाते हैं। तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग जो है वो क्यों लगता है और कब लगता है। तो अगर अपन नाम पे फोकस करें तो नाम क्या है, नाम है बेटा आपका ट्रांसफ़र करने की प्राइस। अब क्या ट्रांसफ़र करने की प्राइस, कुछ तो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा ना, तभी तो प्राइस डिटरमाइन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, माल ट्रांसफ़र हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं, सिर्फ माल एक गलत शब्द है। ठीक है, ट्रांसफ़र किसी भी चीज़ का हो सकता है, मतलब कि जैसे आपका सेल हो सकता है, परचेज हो सकता है, लोन का ट्रांजैक्शन हो सकता है, इवन अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट। मतलब यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन कवर किए है ना, वो कोई भी टाइप के ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, चाहे आपका सेल हो गया, चाहे परचेज हो गया, चाहे मतलब जिसमें एक्चुअल में आपका मॉनिटरी कंसिडरेशन इन्वॉल्व भी ना हो, वो ट्रांजैक्शंस भी हो सकते हैं। बताने का मतलब यह है कि चाहे आपका मॉनिटरी कंसिडरेशन इन्वॉल्व ना हो तो भी वो ट्रांजैक्शंस जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन सबसे पहले बात तो किसके बीच में होना चाहिए, एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में होना चाहिए। अब ये एसोसिएट एंटरप्राइज है कौन है ये एसोसिएट, तो ये जो है वो रिलेटेड पर्सन है। ठीक है, मतलब किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। ऑब्वियसली इनकी डेफिनेशन जो है वो कहाँ दी हुई है, 92A में दी गई है। ठीक है, अब अगर आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है और एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में हो रहा है तो आपके ऊपर क्या लग जाएगा, ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाएगा। मतलब अगर नहीं क्या बोलते हैं एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में हुआ तो क्या नहीं लगेगा, या नहीं लगेगा। ठीक है, तो दिस इज अ बेसिक कंडीशन कि एसोसिएट एंटरप्राइज होंगे तभी आपका ट्रांजैक्शन में ट्रांसफर प्राइस लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। स्पेशल प्रोविजन ऑफ चैप्टर 10 shall apply, that is transfer pricing only, that is application of ALP to the transaction, जहाँ पे आपका ALP लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वापस से ट्रांजैक्शन के डेफिनेशन को बताया, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, एनी ट्रांजैक्शन ऑफ सेल, परचेज, लेंडिंग, बोरोइंग, अपॉर्चनमेंट ऑफ कॉस्ट एक्सेट्रा। तो ऐसे कोई भी टाइप के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इसके अंदर कवर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका किसकी डेफिनेशन, एसोसिएट एंटरप्राइज की डेफिनेशन। ये जो डेफिनेशन है इसको रिकॉल करने का एक अच्छा तरीका है। क्या अच्छा तरीका है रिकॉल करने का, ये पॉइंट्स इसके जो यहाँ पर लिखे गए हैं ना, ये आपको याद दिलाएंगे तुरंत। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन में आपको ये कुछ चीज़ क्लिक करेगी तो आपको तुरंत जो है वो ये पॉइंट जो है वो याद आएगा। ठीक है, एसोसिएट का सीधा सीधा मतलब है रिलेटेड है, किस तरीके से रिलेटेड है, तो ये 9 पॉइंट जो दिए हुए हैं उनके तरीके से रिलेटेड है तो ये एसोसिएट बन जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज नहीं बनेंगे। अब से पहला पॉइंट जो है वो क्या बोलता है, अब से पहला बोलता है भाई ओनरशिप का। ओनरशिप, अगर एक एंटरप्राइज 26% और मोर होल्ड करती है किसमें, दूसरी एंटरप्राइज में, तो वो दोनों एसोसिएट बन जाएंगे। ठीक है, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या है कि एक एंटरप्राइज जो है ए जो है वो बी में होल्ड करती है बेटा कितना, 50%। ठीक है, और बी जो है वो सी में होल्ड करती है कितना, 80%। तो ए और बी एसोसिएट है, बी और सी एसोसिएट है, बट ए और सी भी एसोसिएट हो जाएंगे। कैसे, आप 50 × 80% करोगे तो आपका आंसर आएगा कितना, 40%। तो 40% दैट इज मोर देन 26%। तो यहाँ पर ए और सी भी एसोसिएट एंटरप्राइज बन गए हैं। ठीक है, एक केस और है जिसमें ए जो है वो बी की एसोसिएट है और ए जो है वो सी की एसोसिएट है। मतलब यहाँ पर भी 40% है और यहाँ पर भी 40% है। और जहाँ पर बेटा कॉमन होल्डिंग होती है तो ये दोनों भी जो है वो क्या बन जाएंगे, एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएंगे। मान लिया जाएगा कि ये भी एसोसिएट एंटरप्राइज है। ठीक है, तो एक एंटरप्राइज चाहे डायरेक्टली होल्ड करे, चाहे इनडायरेक्टली होल्ड करे, चाहे कॉमन होल्डिंग के थ्रू होल्ड करे, वो एसोसिएट एंटरप्राइज है। ये पॉइंट्स, ये जो कॉन्सेप्ट आपको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि केस स्टडी में आ सकता है। ठीक है, केस स्टडी में आप कैसे इंटरप्रेट करोगे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वीडियो देखना जो है वो क्या इंपॉर्टेंट है। अब
सेकेंड क्या है आपका बीओडी कंट्रोल। बीओडी कंट्रोल मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू कंट्रोल कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, अपॉइंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अपॉइंट कर रहे हो वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मोर देन हाफ ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मतलब आप मोर देन क्या बोलते हैं हाफ को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को आप अपॉइंट करते हो, मोर देन हाफ ऑफ द डायरेक्टर, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है, मोर देन हाफ ऑफ द डायरेक्टर, ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ द डायरेक्टर और अपॉइंट मोर देन वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो फिर वहाँ पर आप क्या बन जाएगा, एसोसिएट बन जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या इजली है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है एसोसिएट में, ठीक है। जितने पॉइंट मैं कवर करा रही हूँ, जो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, उससे ज़्यादा कोई बियॉन्ड और डीप लेवल का एक्सप्लेनेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। 51% और मोर ऑफ टोटल एसेट ऑफ द अदर एंटरप्राइज। टोटल एसेट की भी क्या होनी चाहिए यहाँ पर, बुक वैल्यू ना, मतलब जो सामने वाली एंटरप्राइज के जो टोटल क्या बोलते हैं बुक वैल्यू है उसकी 51% से ज़्यादा का लोन दिया है अगर किसी एंटरप्राइज ने तो हो जाएगा। नेक्स्ट इसका गारंटी 10% ऑफ द टोटल बोरोइंग ऑफ अदर एंटरप्राइज, की जो दूसरी एंटरप्राइज है उसकी टोटल जो बोरोइंग है उसमें से 10% बोरोइंग की हमने क्या दी, गारंटी दी है, तो भी एसोसिएट बन जाएगा। अब नेक्स्ट इज व्हाट योर इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट में डिपेंडेंट कंप्लीटली ऑन नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट ऑफ अदर एसोसिएट एंटरप्राइज, मतलब एक एंटरप्राइज जो वो दूसरी एंटरप्राइज की डिपेंडेंट है कंप्लीटली ऑन नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद परचेज। परचेज में क्या है बेटा, हाँ परचेज का पॉइंट आपको आ जाएगा 90% और मोर जो है आप एक ही एंटरप्राइज के ऊपर डिपेंडेंट हो, ठीक है, तो वो भी आपकी एसोसिएट बन जाएगी। उसके बाद सेल। सेल में क्या है, मैन्युफैक्चर्ड बाय वन एंटरप्राइज एंड सोल्ड बाय अनदर एंटरप्राइज, मतलब कि एक एंटरप्राइज जो वो मैन्युफैक्चर करती है, बना रही है, दूसरी एंटरप्राइज जो है वो खरीद रही है, तो वो दोनों क्या एसोसिएट है। तो परचेज और सेल का तो बहुत इजी सा पॉइंट है। परचेज में 90% और अबव की कंडीशन है और सेल के केस में 100% है, ठीक है, मतलब एक मैन्युफैक्चर कर रहा है एक सेल कर रहा है। उसके बाद कॉमन कंट्रोल। वन एसोसिएट एंटरप्राइज इज कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल और HUF एंड द अदर इज कंट्रोल्ड बाय रिलेटिव और जॉइंटली, मतलब एक जो है वो इंडिविजुअल कंट्रोल कर रहा है, दूसरा जो वो उसके रिलेटिव कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, या तो जो दोनों है मिल के कंट्रोल कर रहे हैं अगर, तो ये दोनों जो एंटरप्राइज है वो भी एसोसिएट बन जाएगी जो कंट्रोल हो रही है वो, मतलब कॉमन कंट्रोल है तो बन जाएगा, ठीक है। फिर पार्टनरशिप फॉर्म AOP BOI, तो उस केस में क्या एटलीस्ट 10% और मोर का इंटरेस्ट है आपका ऐसी कोई फॉर्म में, तो वो भी आपके एसोसिएट बन जाएंगे, ठीक है। बहुत ईजी है, देखने से आपको इजीली रिकॉल हो जाएगा। ओनरशिप में आपका 26% और मोर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में मोर देन वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या 50% ज़्यादा आपको क्या बोलते वो 50% ज़्यादा आपको डायरेक्टर अपॉइंट करने। एक चीज़ ध्यान रखना कि ये मोर देन है, अगर सिर्फ 50% भी अपॉइंट करते हो तो आप एसोसिएट नहीं बनोगे। लोन में 51% और मोर, मतलब 51% ज़्यादा होना चाहिए। गारंटीज 10% ऑफ टोटल एसेट, ठीक है, और इंटेंजिबल एसेट डिपेंडेंट ऑन कॉपीराइट, ये सब। परचेज में 90% और मोर, सेल में आपका 100%, कॉमन कंट्रोल एंड देन दिस। आई होप इट्स क्लियर नाउ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं बनेगा तो ट्रांसफर प्राइसिंग आप कैसे लगाओगे, ठीक है। और पहली बात तो 2 और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज, आपको ही पता है। एंड एटलीस्ट वन पार्टी मस्ट बी NR, मतलब दोनों पार्टी जो है क्या बोलते हैं नॉन रेसिडेंट हो सकती है, बट यहाँ पे बोल रहे हैं एक NR होना चाहिए, मतलब दोनों भी NR है तो ट्रांसफर प्राइसिंग लग सकता है। कब लगेगा, जब वो लोग NR तो है लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में टैक्सेबल है, तो फिर लग जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ये जो आपका वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। थ्रू आउट दी नोट्स में आपको ये बताऊंगी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट है, एक आपका ये वाला टॉपिक, ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा इंपॉर्टेंट है आपका ये डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, कि कौन सा आपका डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन बिटवीन एसोसिएट एंटरप्राइज एंड अनरिलेटेड पार्टी विल बिकम डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। पहले तो सिर्फ एसोसिएट के बीच वाला ही इंटरनेशनल बनता था, बट यहाँ पे एक एसोसिएट है और एक अनरिलेटेड है, तो भी हम मान लेंगे कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है। कब, जहाँ पर आपका प्रायर अग्रीमेंट है एसोसिएट एंटरप्राइज और अनरिलेटेड पर्सन के साथ। सेकेंड आपका टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन आर डिसाइडेड बाय अदर एंटरप्राइज। टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो दूसरी एंटरप्राइज डिसाइड कर रही है। कैसे मैम समझ नहीं आया, तो आप एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हो। ये एग्जाम्पल आपकी अंडरस्टैंडिंग को बहुत क्लियर कर देगा। सबसे पहला क्या है, दो एंटरप्राइज है हमारी, एक है कौन सी A लिमिटेड, दूसरी है कौन सी B लिमिटेड,
ठीक है। अब ए लिमिटेड और बी लिमिटेड जो है वो एसोसिएट है, वो कोई भी रीज़न से एसोसिएट है। अब ये लोग क्या दिमाग लगाते हैं कि हम दोनों क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे तो एसोसिएटेड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बन जाएगा, ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाएगा। तो हम लोग सी को ले आते हैं जो कि एक अनरिलेटेड पार्टी है और उसके थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं, तो फिर क्या पता हम बच जाए ट्रांसफर प्राइसिंग से, ठीक है। तो अब उसमें सबसे पहली कंडीशन क्या बोलती है, प्रायर अग्रीमेंट होना चाहिए एसोसिएट एंटरप्राइज और अनरिलेटेड पार्टी के बीच में। एसोसिएट एंटरप्राइज कौन सी बेटा, ये बी लिमिटेड, और यहाँ पर क्या है आपकी सी लिमिटेड। इन दोनों के बीच में प्रायर अग्रीमेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक पार्टी तो इंडिया में है ना, ठीक है। अब यूएसए वाली पार्टी से तो अग्रीमेंट करेगा ये बंदा, क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग तो इसके ऊपर लगेगा क्योंकि ये इंडिया में है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात तो जो अदर एसोसिएट एंटरप्राइज है वो क्या करेगी, इसके साथ पहले अपना प्रायर अग्रीमेंट कर लेगी, ठीक है। अब उसके बाद ये लोग ट्रांजैक्शन रूट करेंगे इसके बीच में। अब ट्रांजैक्शन रूटिंग कैसे भी हो सकती है, मतलब आप यहाँ से परचेस करके यहाँ सेल कर सकते हो, या यहाँ से परचेस करके यहाँ सेल कर सकते हो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको इधर से परचेस करना है फिर इधर सेल करना है, या इधर से सेल करना है या इधर परचेस करना है। सेल परचेस के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप ट्रांजैक्शन को बस इस बंदे के साथ में रूट कर रहे हो। और पहली कंडीशन क्या है कि ये रूट करने के लिए आप लोग का जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, किस प्राइस में सेल करोगे या परचेस करोगे, तो ये आपने पहले ही डिसाइड कर लिया है, ठीक है। तो डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कौन सा बनने वाला है, ये वाला बनेगा, जो अपने इंडियन कंपनी वाला है और इससे रिलेटेड वाला, ये वाला डीम बनेगा। क्योंकि ये डीम बनेगा तो हम इसको इंडिया में टैक्स नहीं लगा पाएंगे। किसको? ये वाले को हम टैक्स नहीं लगा सकते इंडिया में। तो इसीलिए हम किसको बनाएंगे, इसको डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बनाएंगे, क्योंकि ये जो है भाई वो इंडिया की एंटिटी है, तो इसीलिए अपन इसको बनाएंगे, ठीक है। ए लिमिटेड एंड सी लिमिटेड डीम्ड, इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, और टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो ये पार्टी डिसाइड की है, ठीक है। आई होप अब आपको ये जो क्लैरिफिकेशन है इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। एक चीज़ पे आपको फोकस रखना है यहाँ पर कि जो अनरिलेटेड पार्टी है वो नॉन रेसिडेंट या रेसिडेंट दोनों हो सकती है, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। बट ये वाली जो पार्टी एसोसिएट एंटरप्राइज है वो बेटा नॉन रेसिडेंट ही होनी चाहिए, और ये वाली जो पार्टी है वो क्या होनी चाहिए, इंडियन होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो है वो दोनों हो सकती है, फाइन। अब थर्ड वाली जो चीज है, अब लास्ट वाली चीज़ क्या बोलती है, नॉन एप्लीकेबिलिटी। नॉन एप्लीकेबिलिटी किसकी, ट्रांसफर प्राइसिंग की। कब नहीं लगेगा, तो ऑब्वियस ही बात है भाई, अब सरकार को नुकसान होगा तो नहीं लगेगा, ठीक है। सरकार को नुकसान कब होगा, जब तुम्हारी इनकम कम हो जाएगी, तुम टैक्स कम दोगे, तो तुम खर्चा बढ़ा दोगे तो इनकम कम हो जाएगी तो तुम टैक्स कम दोगे। तो जैसे हम अपने प्रोविजन लगाते हो और टैक्स कम हुआ और हमारे ही घाटा हो गया, तो भाई नहीं नहीं, उस केस में हम क्या करेंगे, ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं लगाएंगे, ठीक है। अभी तक बहुत ईजी है, कुछ नहीं पढ़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एसोसिएट एंटरप्राइज और डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ये दोनों के कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर होने चाहिए, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक बार आर्म लेंथ प्राइस लग गई, ठीक है, आर्म लेंथ प्राइस डिसाइड हुआ कि अब आर्म लेंथ प्राइस लगाना है, तो आर्म लेंथ प्राइस कब लगाते हैं, कौन से मेथड से लगाते हैं, किसके लिए लगाते हैं, तो अपन वो डिसाइड करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, आर्म लेंथ प्राइस, ठीक है। सबसे पहले हमें बोलते हैं कि आर्म लेंथ प्राइस जब आप निकालते हो तो उसके क्या है बेटा, मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं, 5 मेथड्स हैं, ठीक है। आर्म लेंथ प्राइस निकालते हो तो आर्म लेंथ प्राइस निकालने के लिए आपके पास 5 मेथड है। सबसे पहले मेथड का नाम है कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मतलब कि यहाँ पर कोई से भी अनकंट्रोल्ड प्राइस लेंगे उसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। सेकंड है आपका रीसेल प्राइस मेथड, अब इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे, पहले आप नाम पढ़ लेते हैं। थर्ड है आपका कॉस्ट प्लस मेथड, फिर आपका प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, और लास्ट वाला है आपका ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड, ठीक है। ये 5 आपके तरीके जिससे आप एलपी निकाल सकते हो। अब यहाँ पर बाजू में लिखा है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब कि कब आप यहाँ इसके थ्रू नहीं जाओगे, कब आप इसके थ्रू कोई और मोड से जाओगे। मतलब 5 केसेस में आप खुद से नहीं निकालोगे, ठीक है, और उसके अलावा आप क्या बोलते हैं, ये वाले मेथड्स में जाने वाले हो, ठीक है, तो ये वाला केस आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। सबसे पहली बात आप क्या एंटर करो, एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट एंटर करोगे, जिसमें एएलपी कंसिडर की जाएगी, और वो इन्हीं मेथड से कंसिडर की जाएगी या कोई और मेथड से भी कंसिडर की जाती है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास, आर्म लेंथ प्राइस आप पहले से फिक्स कर रहे हो, ठीक है, तो दैट इज एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट। सेकंड इज मैप, म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर से आप फिक्स करते हो क्या कोई भी ट्रांजैक्शन को या उसकी आर्म लेंथ प्राइस को। और लास्ट वाला के सेफ हार्बर रूल्स, दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस, बट सेफ हार्बर रूल्स में ना स्पेसिफिक प्राइस दी गई है, ये ट्रांजैक्शन के लिए ये प्राइस लगेगी करके, ठीक है, तो ये वाली प्राइस जो है वो दी गई है। तो यहाँ पे या तो आपके ये मेथड्स लगेंगे या तो आपके एक्सेप्शंस लगेंगे, ठीक है।
अब सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे कि मेथड जो है वो कैसे हैं और क्या क्या स्टार्ट होता है। मेथड में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मेथड का प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू और थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू आपको दोनों याद करना है, ठीक है। मेथड्स का आपका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू दोनों आपको याद होना चाहिए, क्योंकि दोनों एग्जाम में पूछ रहा है, केस स्टडीज़ में पूछ रहा है, तो आपको दोनों याद होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहला क्या है, कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड, दैट इज कप मेथड, ठीक है। कप मेथड आप लेके आए तो यहाँ पर करना क्या, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कोई भी आपके पास अपनी ट्रांजैक्शन प्राइस है, ठीक है। क्या है अपने पास अपनी ट्रांजैक्शन प्राइस, तो आपकी जो ट्रांजैक्शन प्राइस है उसको हमको आर्म लेंथ प्राइस में लाना है, मतलब एक मार्केट की प्राइस ले आओ, ठीक है। तो मार्केट की प्राइस में बोल रहा है कि अगर आपको कुछ फ़र्क हो तो एडजस्ट कर दो और दोनों को क्या करा दो, उसको बराबर करा दो, मतलब इसको भी आपको इसके बराबर ले आओ, मार्केट में जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से ट्रांजैक्शन कर लो और टैक्स दे दो, प्रॉफिट दिखा दो। कहने का मतलब सीधा सीधा ये, ठीक है। नाम से ही क्लियर हो रहा है क्या कि ये अनकंट्रोल्ड प्राइस होने चाहिए, इसमें किसी का भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये अब ये वाला केस जो है वो एप्लीकेबल कब होगा, हाँ जब आप मेथड्स लगाओगे बेटा तो हाँ ये हिरार्की वाइज चलेगा, मतलब पहले आप फर्स्ट लगाओगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, मतलब जैसे सीक्वेंस में दिया हुआ है वैसे आपको एप्लीकेबल करना है। तो पहला आप टेस्ट करोगे कि जहाँ पे आपको कप मेथड में कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस, मतलब कि मार्केट की प्राइस मिलनी चाहिए आपको, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, प्राइस चार्ज इन कंपेरेबल अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन, जो भी आपको मार्केट की प्राइस मिली वो आप यहाँ पे लिख लोगे, प्लस एडजस्टमेंट फॉर डिफरेंस इन ALP, मतलब कि मान लो कि आपने किसी का क्रेडिट पीरियड जो है, आपका क्रेडिट पीरियड 2 महीने है, सामने वाले का क्रेडिट पीरियड 3 महीना है, तो 1 महीने का एडजस्टमेंट तो आप इस प्राइस में करोगे ना, 3 महीना वाला ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा, 2 महीने वाला कम इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो इस वजह से आपको ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट आप ज़रूर देख कर जाना, क्योंकि ये केस स्टडीज़ में दिया हुआ है, ठीक है। और जब आप नहीं कर पाओगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो बेसिकली मान लो कि आप करते हो 2 महीने का और इसमें किया हुआ है किसका, 3 महीने का, तो आपको 1 महीने का जो एडजस्टमेंट आप माइनस करोगे, मतलब 1 महीने की जो कॉस्ट है आप माइनस करोगे, इसका कैलकुलेशन ज़रूर देख के जाना, ठीक है। अब ALP फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग आपके आ जाएगी, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ यूनिट से तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, मतलब कंपेयर करके जो भी आपका डिफरेंस आएगा उसके तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड जो मेथड है उसका नाम क्या है बेटा, रीसेल प्राइस मेथड। क्या नाम है, रीसेल प्राइस मेथड। रीसेल प्राइस मेथड जो है कब एप्लीकेबल होता है, व्हेन परचेज फ्रॉम एसोसिएट एंटरप्राइज एंड ट्रांसफर टू अनरिलेटेड पार्टी। एप्लीकेबिलिटी आप लोग को ध्यान रखनी है ट्रांजैक्शंस की, ठीक है। परचेज कर रहे हो कहाँ से, एसोसिएट एंटरप्राइज से, और ट्रांसफर कर रहे हो टू अनरिलेटेड पार्टी, तो ये लग जाएगा कंट्रोल पार्टी इज अ डिस्ट्रीब्यूटर। जो कंट्रोल कर रहा है पार्टी, मतलब कि कंट्रोल जो जिसके ऊपर ALP लग रहा है, कंट्रोल पार्टी इज अ डिस्ट्रीब्यूटर रिक्वायर हाई लेवल ऑफ फंक्शनल कंपेरेबिलिटी, मतलब वो बिजनेस जिसमें फंक्शनल कंपेरेबिलिटी ज़्यादा चाहिए। और जहाँ पे अपन करते हैं क्या, रीसेल प्राइस मेथड में अब कंपेयर करते हो किसका, ग्रॉस मार्जिन किसके साथ बेटा, मार्केट के साथ। रीसेल प्राइस मेथड को अगर अपन नाम से ज़्यादा डिफाइन करें तो ज़्यादा बेटर है। जो रीसेल करने की प्राइस है, जो रीसेलर है उसकी जो प्राइस है, बेसिकली उसमें से GP एडजस्ट कर लो और अपने पास ले आओ, ठीक है। यहाँ पे आपको एसोसिएट एंटरप्राइज डिटरमाइन करना है इस ट्रांजैक्शन का, ठीक है। A और B के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका एसोसिएट आपको डिटरमाइन करना है। लेकिन यहाँ पर रीसेल प्राइस कौन सी है आपकी, B से C के बीच में, तो B से C के बीच में जो भी रीसेल प्राइस हुई है उस प्राइस को ले आओ, इसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है B का वो माइनस कर दो, और जो बची हुई चीज़ है उसको आप क्या ले आओ, ALP ले लो। तो सेम चीज़ उसने की है, पर अनरिलेटेड पार्टी में 25% का प्रॉफिट था, 75% अपने क्या ले लिया, ALP ले लिया है। आई होप इट्स क्लियर, कुछ नहीं है, बस रीसेल प्राइस लेनी है। उसके बाद थर्ड क्या है आपका, CPM, दैट इज कॉस्ट प्लस मेथड, ठीक है। थर्ड क्या है आपका, CPM, कॉस्ट प्लस मेथड। कॉस्ट प्लस मेथड में आप लोग क्या करते हो, पहली बात तो एप्लीकेबल कब होता है, मैन्युफैक्चर्ड बाय वन एसोसिएट एंटरप्राइज एंड सोल्ड बाय अनदर। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है, पहले वाला जो वो ट्रेडर था उसमें मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व नहीं थी। जब मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व होती तो CPM मेथड लगता है, दैट इज कॉस्ट प्लस मेथड। तो इसमें आप क्या करोगे, सारे खर्चे ऐड करोगे, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करोगे अपना, और फिर उसका जो बची हुई चीज़ है उसमें आप क्या निकालोगे, ALP निकालो, मतलब दोनों को ऐड करके जाएगा वो आपका ALP आ जाएगा। कि कब यूज़फुल होता है, जब ऑब्वियसली मार्केट की प्राइस अवेलेबल नहीं है, तो सेमी फिनिश गुड्स के लिए आपको अवेलेबल है, यूजेबल है या जो भी है। एंड जॉइंट फैसिलिटी अरेंजमेंट्स, ठीक है। जब आप जॉइंट या लॉन्ग टर्म सप्लाई अरेंजमेंट्स, ठीक है, ये वर्ड भी आपके बुक में दिया हुआ है, तो जहाँ पे ये दोनों वर्ड दिखे तो वहाँ पे आप CPM मेथड लगा सकते हो या टिक कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका कौन सा मेथड है, दैट इज प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, ठीक है।
प्रॉफिट स्प्लिट मेथड में आप क्या करते हो, तो प्रॉफिट स्प्लिट मेथड में आप बेसिकली PSR को स्प्लिट करते हो, कॉस्ट को स्प्लिट करते हो, ऐड करके आंसर निकालते हो। ये कब चलता है, व्हेन जॉइंट वेंचर बिटवीन टू एसोसिएट, जहाँ पे क्या चल रहा है, जॉइंट वेंचर चल रहा है, सुटेबल टू यूनिक इंटेंजिबल ट्रांजैक्शन, जहाँ पे यूनिक ट्रांजैक्शन इंटेंजिबल वाले हो, एंड मल्टीपल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो कॉस्ट इनकर्ड जितना भी लगा हुआ है प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट जो हर किसी का है, जो ऐड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ट्रांसफर प्राइसिंग आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्या आपका TNMM, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड। तो नेट मार्जिन मेथड जो आपका सेम इंडस्ट्री में और अदर प्लेयर्स जो है वो कर रहे हैं, तो वो वाला जो आपका नेट मार्जिन आपको ले लेना है। इसके ऊपर जो वो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, आई गेस केस स्टडी नंबर 32 या 33 में इसके ऊपर क्वेश्चन है TNMM मेथड के ऊपर। तो वो क्वेश्चन जो आप एग्जाम में ज़रूर देख के जाना, आपको बहुत हेल्प करेगा वो। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, चूजिंग ऑफ आर्म लेंथ प्राइस, कि आप आर्म लेंथ प्राइस को क्या है कैसे चूज़ करने वाले हो, ठीक है। तो आर्म लेंथ प्राइस को आप कैसे चूज़ करने वाले हो, तो सबसे पहली बात आप देखोगे कि क्या आपके पास सिंगल आर्म लेंथ प्राइस है। अगर आपके पास सिर्फ एक ही आर्म लेंथ प्राइस है तो आप सभी मेथड में वो ही आर्म लेंथ प्राइस लोगे, ठीक है। अब सेकेंड केस में क्या होता है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा आर्म लेंथ प्राइस है बट 5 तक है, ठीक है, तो आप उस केस में क्या करोगे बेटा, एवरेज लोगे ऑल मेथड्स का, ठीक है। एवरेज लोगे आप, क्या करोगे, ऑल मेथड्स का, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है कि 3% परमिसिबल वेरिएशन और 1% इन केस ऑफ होलसेल ट्रेड, मतलब कि अगर आपकी जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है और आर्म लेंथ प्राइस में अगर सिर्फ 3% तक का ही डिफरेंस आता है और होलसेल ट्रेड के केस में अगर सिर्फ 1% का डिफरेंस आता है, तो जो आपकी आर्म लेंथ प्राइस है वही आपकी जो आपकी एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है वही लेंगे, फिर आर्म लेंथ प्राइस को मतलब वही आपकी आर्म लेंथ प्राइस बन जाएगी। लेकिन उससे ज़्यादा का डिफरेंस है तो फिर वैसा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास मोर देन 5 ALP है, मतलब आपके पास 5 से ज़्यादा आर्म लेंथ प्राइस है, तो उस केस में आपको क्या लगाना पड़ेगा, रेंज कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसमें क्या लिखा हुआ है नीचे, PSM नॉट एप्लीकेबल, मतलब प्रॉफिट स्प्लिट मेथड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वापस से स्टार्ट कर, सबसे पहले क्या बोलते हैं, अगर आपका सिंबल ALP है तो वही लेंगे, एक से ज़्यादा है लेकिन 5 तक है तो आप एवरेज लेना है आपको, ठीक है। 5 से ज़्यादा है तो आप रेंज कॉन्सेप्ट लगाओगे, लेकिन प्रॉफिट स्प्लिट मेथड में नहीं लगाओगे, तो प्रॉफिट स्प्लिट मेथड में हमेशा आपका एवरेज ही चलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है कि आप मतलब लगा रहे हो तो आप कप मेथड लगाओगे या बाकी मेथड लगाओगे। अगर आप कप मेथड लगाओगे तो आपको सिर्फ करेंट ईयर का डाटा लेना है, लेकिन आप बाकी मेथड लगाओगे तो आपको वेटेड एवरेज लेना है ईयर्स का, ठीक है। अब वेटेड एवरेज डाटा आप कैसे लेने वाले हो, तो वेटेड एवरेज डाटा के केस में सबसे पहले आपको मल्टीपल ईयर अगर डाटा ले रहे हो तो करेंट ईयर का और लास्ट 2 ईयर का लेना है। इंश्योर करना है आपको कि आपके सारे सेम टाइप के ट्रांजैक्शंस हैं उन सालों में, ठीक है, तो वो डेटा आपको लेना है, ठीक है। अगर फाइलिंग के टाइम पे करंट ईयर का डाटा अवेलेबल नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर का डाटा ले सकते हो, मतलब प्रीवियस ईयर का डाटा आप ले सकते हो। बट असेसमेंट के टाइम में अगर वापस आपको मिल जाता है करंट ईयर का डाटा, तो जो डाटा है आप उसी को ले सकते हो, मतलब जो डाटा अवेलेबल है उसको आप ले सकते हो, ठीक है। ट्रांजैक्शन इन एनी ईयर इज़ नॉट अ कंपेरेबल, कप नहीं है। अगर किसी साल में आपको लगता है कि वो अनकंट्रोल नहीं है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर आप वो डाटा नहीं लोगे, ठीक है। नीचे जो है मैंने एक टॉपिक है PLI प्रॉफिट लेवल इंडिकेटर, उसमें एक्चुअली बहुत सारे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, तो कभी आपको क्या पता है एग्जाम वालों का थोड़ा वो हो जाए और वो ये सब बेसिक चीज़ें भी पूछने लग जाए जिसका कोई लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक, तो वो सब उसके लिए मैंने एक मेंशन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास वापस आ गया कि रेंज कॉन्सेप्ट लगाते कैसे हैं, रेंज कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है सीरियल नंबर, ठीक है। मतलब 2 कॉलम होती है, एक यहाँ पे 1 2 3 4 सीरियल कॉलम होती है, दूसरी आपकी 1 मतलब जितनी प्राइसेस है उसका प्राइस लिख देते हो, ठीक है। तो आपको सीरियल नंबर वाइज और जिसका अपोजिट जो भी है सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब एक सीरियल नंबर का कॉलम बनाना है, एक LP का कॉलम बनाना। उसके बाद सीरियल नंबर वाला जो कॉलम है उसका आपका 35% निकालना है, द ओपनिंग बार और क्लोजिंग बार निकालना है 65%, ठीक है। अब ओपनिंग बार निकाल लिया, क्लोजिंग बार निकाल लिया। उसके बाद आपको देखना है कि जो बार्स हैं क्या वो होल नंबर नहीं है, क्या वो होल नंबर है। अगर वो होल नंबर है तो आप क्या करोगे, एवरेज लोगे ऑफ दैट सीरियल नंबर एंड नेक्स्ट वैल्यू एंड नेक्स्ट सीरियल नंबर वैल्यू। मतलब कि आप क्या बोलते हैं, मान लो अगर आपका जो 35% है वो आपका होल नंबर आ गया, मतलब एग्जैक्ट 2 आ गया और इधर क्या हो गया 4 आ गया, ठीक है। तो जब आपका 2 है तो 2 के सामने की वैल्यू और 3 के सामने की वैल्यू दोनों का आप क्या लोगे, एवरेज लोगे। और नीचे में अगर 4 आया
तो 4 और 5 दोनों का क्या लोगे, एवरेज लोगे। तो ऐसे अपर और लोअर बार क्रिएट करोगे। और जहाँ पे मतलब होल नंबर नहीं है, मतलब कि 2.1 आया, 2.5 आया, तो मान लो 2.1 है तो आप 3 की जो सामने की वैल्यू है वो ले लोगे, और नीचे में आपको क्या बोलते हैं, अगर मान लो 4 आया, 4.5 आया, तो आप 5 के सामने की जो वैल्यू है वो ले लोगे। मतलब इस केस में आपको एवरेज नहीं करना है और इस केस में आपको एवरेज करना है, बस यही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। अब स्टेप नंबर 4 क्या बोलते हैं, ALP विल रेंज फ्रॉम 35 to 65 परसेंटाइल नंबर। तो आपको ALP जो है वो 35 से 65 परसेंटाइल के बीच में रेंज करेगी। तो आपको देखना है कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस जो है वो इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर विद इन स्कोप है तो वही आपका क्या बन जाएगा, ATP बन जाएगा, नहीं तो आपको ALP का जो क्या लेना है, मीडियन ऑफ डाटा सेट करके आपको ले लेना है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अगर आपको लगता है आपको वापस देखना है तो आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है। अब रेंज कॉन्सेप्ट के बारे में एक बात कि कब रेंज कॉन्सेप्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, तो वेयर द वेरिएशन इज़ नॉट मोर देन 3%। अगर 3% ज़्यादा का वेरिएशन नहीं है तो आपको एप्लीकेबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिटवीन द आर्म लेंथ प्राइस एंड एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस। तो जो आपकी एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है उसी को आप आर्म लेंथ प्राइस ले लोगे, ठीक है। अब से बड़ा महा कंपैरिजन आने वाला है किसका बेटा, मास्टर फाइल का, ऑडिट रिपोर्ट का और कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग का, कि इन दोनों के बीच में क्या, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका डिफरेंस जो है वो स्टार्ट करते हैं किससे बेटा, मास्टर फाइल सेक्शन दिया हुआ है, बैप सेक्शन प्लान नंबर 13 में दिया हुआ है, रूल वूल सब सारी डिटेल ऊपर लिखी हुई है। एप्लीकेबिलिटी, एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी ऑफ इंटरनेशनल ग्रुप, जो कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी किसकी, इंटरनेशनल ग्रुप की, हुज कंसोलिडेटेड ग्रुप रिवेन्यू एक्सीड 500 करोड़, जिसका ग्रुप रिवेन्यू 500 करोड़ एक्सीड कर रहा है, एंड एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ठीक है, जिसकी एक्सीड कर दी 50 करोड़ एज पर बुक्स, एक्सीड्स 50 करोड़ एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और परचेज सेल और ट्रांसफर ऑफ इनटेंजिबल एसेट जो है वो 10 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड कर रहे हैं, तो उनके ऊपर मास्टर फाइल एप्लीकेबल हो जाती है। अब उनको सबमिट किसको करना है, जॉइंट डायरेक्टर, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, जो कि सिस्टम वाले हैं वो। फॉर्मेट में क्या है, 3CAA, पार्ट ए जो है वो मैंडेटरी है, मतलब वो सबको फिल करना है, और जो पार्ट बी है वो सिर्फ इनको फिल करना है जिनकी ये एप्लीकेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, टाइम लिमिट टू फाइल द रिपोर्ट, क्या आपकी टाइम लिमिट क्या है रिपोर्ट को फाइल करने की, तो टाइम लिमिट है रिपोर्ट को फाइल करने की बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ROI फाइल करने से पहले आपको फाइल करना है, दैट इज 30 नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। फिर कब तक आपको मास्टर फाइल के रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने पड़ेंगे, 8 साल तक मेंटेन करके रखने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इफ मोर देन 1 कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी इज रेसिडेंट इन इंडिया, अगर एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी रेसिडेंट है तो क्या होगा, तो आपको फॉर्म नंबर 3CAA मे बी फर्निश्ड by one constituent entity if nominated by such entity, and information shall be conveyed to joint director form 3CEAB at least 30 days before the date of furnishing the master file। क्या आपको बताना है कि क्या बोलते हैं, कोई एक से ज़्यादा आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी, तो कौन सी एंटिटी बेसिकली नॉमिनेट हुई है काम करने के लिए, तो उसका नाम देना है, ठीक है। अब फेलियर टू कीप एंड मेंटेन डॉक्यूमेंट्स, अगर आप डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने में फेल हो जा रहे हो क्या मास्टर फाइल, तो आपके में लगेगा 2% ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। फेलियर टू रिपोर्ट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, तो उसमें अपन मिस रिपोर्टिंग लेते हैं। ट्रांसफर के प्राइसिंग के केस में अगर आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन छुपाते हो तो उसको हमेशा मिस रिपोर्टिंग ट्रीट किया जाता है, और वहाँ पे आपको 200% की पेनाल्टी जो है वो लगती है, ठीक है। अब फेलियर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय AO, अगर आपको AO ने अगर कुछ रिक्वायर किया है तो वहाँ पे भी 2%, इन गलत जवाब दिया है तो भी आपको 2%, और फेलियर टू फर्निश द ऑडिट रिपोर्ट, अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट फर्निश नहीं की है तो ये 1 लाख है, क्योंकि बीच में ऑडिट रिपोर्ट का पॉइंट है इसलिए हमने आपको वहीं पे बता दिया है, ठीक है। हाँ, अगर फॉरेन करेंसी में अकाउंट्स प्रिपेयर हुआ है तो वो कन्वर्ट होंगे इंडियन करेंसी में कब, TTBR ऑफ द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। सेकेंड आपका क्या है बेटा, ऑडिट रिपोर्ट, एवरी पर्सन हु एंटर्स इनटू एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ऑडिट रिपोर्ट फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। हाँ, अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो लोकल फाइल है वो इनकम टैक्स एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, मतलब बेप्स ने 3 रिपोर्टिंग बोली थी, लोकल फाइल, मास्टर फाइल एंड कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग, लेकिन हमने सिर्फ 2 ही मेजर लिए, मास्टर फाइल एंड CBC। लोकल फाइल मेंटेन नहीं करना है, ऑडिट रिपोर्ट आपको हर जगह मेंटेन करनी है, ठीक है। तो आपको हर जो भी एक इंसान अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में जा रहा है तो उसको मास्टर फाइल जो है वो मेंटेन करनी है, ठीक है। अब फॉर्म क्या है आपका 3CAB अनेक्जर पार्ट 1 जनरल इन्फॉर्मेशन,
पार्ट 2 पर्टिकुलर अबाउट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, जो भी है उसके बारे में डिटेल्स है। कब सबमिट करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ ROI, 1 महीने पहले, जैसे 30 नवंबर तो 31 अक्टूबर तक आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। पेनाल्टी 1 लाख है, बाकी और कोई डिटेल नहीं है। नेक्स्ट इज व्हाट इज CBC रिपोर्टिंग, दैट इज सेक्शन 286, ठीक है। प्रिंसिपल एंटिटी और अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी जिसका ग्रुप रेवेन्यू कितने से एक्सीड कर रहा है, 6400 करोड़ से एक्सीड कर रहा है, तो वो वाली चीज़ आपको ले लेनी है। TTBR ऑन द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए रेट ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये सेम है, फॉर्म जो है वो दिया हुआ है, विदिन 12 मंथ्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, दैट इज 31 मार्च तक आप सबमिट करना है, 8 साल तक ये है। अब इस केस में क्या बोल रहे हैं कि ग्रुप भी जो है, अगर आपका एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी इंडिया में, तो ग्रुप जो है वो क्या करेगी, इन्फॉर्म करेगी और क्या बोलते हैं प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को कि कौन सी वाली जो फाइल करेगी, ठीक। तो अभी अब हम अपने टॉपिक में आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, कंटिन्यूइंग टॉपिक इज पेनाल्टी फॉर नॉन फर्निशिंग ऑफ रिपोर्ट। तो अगर आपने क्या बोलते हैं 1 महीने तक नहीं दिया तो 5000 पर डे, अगर आपने 1 महीने से ज़्यादा लेट किया है तो आपके लिए होगा 15000 पर डे आफ्टर अ मंथ, एंड कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट अगर आपने पेनाल्टी का नोटिस सर्व हो गया उसके बाद भी आप बेशरम हो, इतने की नहीं हो, तो आपके ऊपर 50,000 की पेनाल्टी लग सकती है, ठीक है। तो 50,000 की पेनाल्टी उसके बाद है, ठीक है। फिर अगर आपको क्या बोलते हैं, आपसे एओ ने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम आपको सबमिट करनी थी, फिर भी आपने अगर 1 महीने तक सबमिट नहीं किया तो 5,000, बट इस बार इन्फॉर्मेशन की बारी आई हो और आपने एओ की बात नहीं मारी, तो अभी बीच में 15,000 की जो लिमिट थी वो हटा दी गई है और यहाँ पर डायरेक्टली आपको 50,000 की पेनाल्टी लग जाएगी पर डे अगर आप एओ की बात नहीं मानते हो तो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, 5 लाख रुपीज़ किस चीज़ की पेनाल्टी, हमें पेनाल्टी फॉर इनअक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। अब CBC रिपोर्ट में अगर गलत इन्फॉर्मेशन दे तो आपको 5 लाख की पेनाल्टी लग जाएगी, ठीक है। और कुछ एडिशनल नोट्स है CBC रिपोर्टिंग के बारे में जो कि आपके लास्ट पेज में मेंशन है, ठीक है। इतना यहाँ पे अपना ब्रीफिंग खत्म हुआ है मास्टर फाइल, ऑडिट रिपोर्ट और कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग का। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आता है बेटा, एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर रिपीटेडली जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है और ईजी इसीलिए है यहाँ पर आपका क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ प्रैक्टिकल पूछने का नहीं है। कंसेप्चुअली जो आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर सकता है वो ये इस टाइम लिमिट के ऊपर कर सकता है कि किस साल में एप्लीकेशन किया, कब तक आपका एप्लीकेशन ख़त्म हो जाना चाहिए, कब तक आप कर सकते हो, तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है और जो कि केस स्टडी में भी कवर है, उससे ज़्यादा कोई पॉइंट नहीं इसमें आपको कंफ्यूज किया जा सके, ठीक है। उसके ऊपर एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट का पर्पस क्या है, क्यों हम एडवांस प्राइसिंग, क्यों एडवांस में ही हम ALP ले रहे, प्राइस ले रहे हैं ताकि हमको आगे जाकर लिटिगेशन में ना जाना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर या तो हम ALP डिटरमाइन करेंगे या तो मैनर डिटरमाइन करेंगे ये किस तरीके से हम ALP को निकालने वाले हैं, ठीक है। अब किसके ऊपर कौन जा सकता है, एप्लीकेबिलिटी, तो एनी पर्सन जो अंडरटेक कर रहा है या तो जो फ्यूचर में करने वाला है, मतलब जो फ्यूचर में करने वाला है अंडरटेक वो भी जा सकता है। इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सिर्फ करंट कर रहा है या फ्यूचर, तो फ्यूचर में भी आप करने वाले हो तो अभी जा सकते हो। वैलिडिटी टाइम ऑफ अग्रीमेंट बट मैक्सिमम अप टू 5 ईयर, जितना आपका अग्रीमेंट है 5 ईयर्स विच एवर इज लोअर, ठीक है। उसके बाद प्री फाइलिंग कंसल्टेशन। प्री फाइलिंग कंसल्टेशन जो है वो क्या है, बेसिकली स्वाद चख के देखना है कि या बोलते हैं एडवांस प्राइसिंग का क्या है, मतलब कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो बेटा, आप यहाँ पर एक देख रहे हो कि क्या बोलते हैं कंसिक्वेंसेस, अगर मैं एंटर कर गया तो मेरे को क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, तो बस एक बार टेस्ट चखने के लिए आपका का दैट इज प्री फाइलिंग कंसल्टेशंस लेते हैं अपन कि अगर मैं APA में जाऊँगा तो मेरे साथ क्या होने वाला है, ठीक है। उसके बाद फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन कि आप कैसे फाइल करोगे, वो आपको फर्निश करना पड़ेगा एन एप्लीकेशन टू DGIT इंटरनेशनल टैक्सेशन। कब सबमिट, अगर आपको यूनिलेटरल API में एंटर करना है तो आप DGIT को दोगे और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को फॉर दी मल्टीलेटरल और बायलेटरल अप्पा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 2 कंट्रीज़ के बीच में करना होता है, इसीलिए यहाँ पर आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे टाइम लिमिट कि कब तक आप API फाइल कर सकते हो, तो ट्रांजैक्शंस ऑफ कंटिन्यूइंग नेचर कि जिसकी डीलिंग ऑलरेडी ऑकरिंग हो रही है, इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो ट्रांजैक्शन कंटिन्यूइंग नेचर के हैं जिसकी डीलिंग्स ऑलरेडी चल रही है, ठीक है, तो वैसे ट्रांजैक्शंस के लिए आप कब तक फाइल करोगे, बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। मान लो अगर आप ट्रांजैक्शन अंडरटेक कर रहे हो बेटा 21
22 को, मतलब यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन अंडरटेक होने वाला है। तो इससे पहले, मतलब ये स्टार्ट होगा आपका 1/4/2021 ना, तो 1/4/2021 से पहले आपको क्या करना है, एपीए एंटर करना है। तो इस टाइम लिमिट का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या, आपको रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस के लिए आप जो ट्रांजैक्शन अंडरटेक कर रहे हो उनके पहले आप एंटर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फर्निशिंग ऑफ व्हाट, ACR, दैट इज एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट। तो ACR आप कब फर्निश करते हो, कैसे फर्निश करते हो और क्यों फर्निश करते हो, ठीक है। सबसे पहले कि आपको कैसे फर्निश करनी है, क्वाड्रुप्लिकेट, मतलब कि 4 कॉपी देनी है आपको। किसको देनी है, DGIT इंटरनेशनल टैक्सेशन फॉर ईच ईयर, हर ईयर के लिए कवर्ड इन APA, जो आप APA में कवर है उसके लिए आपको एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट देनी पड़ती है विद इन 30 डेज फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ ROI, जहाँ पे आपका ड्यू डेट ऑफ ROI विद 30 डेज, और विद इन 30 डेज फ्रॉम एंट्रिंग इनटू अप्पा विच एवर इज लेटर। दोनों में से जो भी लेटर है उसमें आपको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन। कब तक आप विड्रॉ कर सकते हो, एट एनी टाइम बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ टर्म्स ऑफ APA। तो आपका APA का टर्म फाइनल हो रहा है उसके हिसाब से आपको कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना, ये जो है वो आएगा 90 डेज़, वही मेरे को ऐसा लग रहा था ये 90 डेज़ फ्रॉम एंटरिंग इनटू APA। 90 डेज़ कहाँ से बेटा, APA में एंटर करने से, और ये दोनों में से जो भी आपका लेटर होगा वहाँ पे आप चले जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका विद इन 90 APA का जो टाइम लिमिट है वो क्या, 30 डेज फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ ROI और विद इन 90 डेज फ्रॉम एंट्रिंग इनटू APA विच एवर इज लेटर। ये चीज़ ध्यान रखना कि ये लेटर है। विड्रॉ कब से कब कर सकते हो, तो बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ टर्म, जब तक फाइनल नहीं होता है, बट जो आपने फीस पे भरी है वो आपकी रिफंड नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द बाइंडिंग नेचर ऑफ APA, मतलब APA किसके ऊपर लगता है, तो पर्सन के ऊपर लगता है, PCIT और CIT के ऊपर लगता है, और उस ट्रांजैक्शन के ऊपर भी लगता है, उस ट्रांजैक्शन के ऊपर ही लगेगा, बाकी लोगों के ऊपर नहीं लगेगा। APA इज नॉट बाइंडिंग विद चेंज इन लॉ और फैक्ट, अगर लॉ फैक्ट में चेंज हो तो APA बाइंडिंग नहीं होगा, ठीक है। अब टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट, टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट के अंदर क्या क्या होता है, तो APA शैल नॉट बी बाइंडिंग इफ देयर इज अ चेंज इन क्रिटिकल अजम्पशन और फेलियर टू मीट द कंडीशन। जो कंडीशन से आप APA मीट किए थे वो चेंज हो गए तो आपके ऊपर APA जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। नोटिस गिवन बाय वन पार्टी टू अनदर, अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को नोटिस दिया कि हम APA फॉलो नहीं करेंगे तो APA सीज हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन ऑफ APA टू बी वॉइड ऑफ इनिशियो, अगर आपने फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन से लिया है तो भी वो हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉइड ऑफ इनिशियो, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि APA कभी एंटर नहीं हुआ है और इनकम टैक्स एक्ट के जो प्रोविजन है वो डायरेक्टली लग जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका कंप्लायंस ऑडिट ऑफ APA भी कौन करता है बेटा, TPO करता है। तो फॉर कंप्लायंस ऑडिट TPO में रिक्वायर द असेसी टू सब्सटेंटिएट द कंप्लायंस ऑफ टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट। वो जो काम करने बोलेगा आपको कौन बेटा, TPO, वो आपको करके देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज योर रिविजन ऑफ APA क्या होगा, रिविजन हो रहा है तो उस केस में कैसे रिवाइज होगा, तो इट कैन बी रिवाइज, ये वह 3 केसेस इसमें रिवीजन हो सकता है, चेंज इन अ क्रिटिकल अजम्पशन, फेलियर टू मीट द कंडीशन, चेंज इन लॉ, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ अदर कंट्री, दूसरी कंट्री की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बोलते चेंज कर सकते हैं। रिवाइज्ड APA शैल इंक्लूड डेट फ्रॉम ओरिजिनल एंड रिवाइज्ड APA शैल अप्लाई, ठीक है। मतलब कि ओरिजिनल APA और रिवाइज APA की डेट्स लिखी रहेगी उसमें। गिव OOBS टू असेसी फ्रॉम रिवीजन इफ पॉसिबल, असेसी अग्रीज टू सेम, अगर असेसी अग्री करते हैं तो आपको वो करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आपका कैंसलेशन ऑफ APA, कि कौन कौन से रीज़न से जो APA है वो क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो क्या है, फेलियर टू कंप्लाई विद द अग्रीमेंट एज पर द क्या बोलते हैं कंप्लायंस रिपोर्ट, आपने कंडीशन कंप्लाई नहीं की, ACR सबमिट नहीं किया, एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट टाइम पे सबमिट नहीं की, ACR में मटेरियल एरर्स है, SSC इज नॉट इन अग्रीमेंट विद प्रपोज रिवीजन, प्रपोज रिवीजन में SSC को नहीं समझ आ रहा है तो वो, और उससे पहले OBH होगा, रीज़न देना पड़ेगा और आप आउट हो सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर फॉर गिविंग इफेक्ट टू APA, अगर आप APA में एंटर कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे स्टार्टिंग से क्या क्या इफेक्ट लगेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करेंगे जो कि सिर्फ अप्पा के बेसिस में फ्रॉम एप्लीकेशन ईयर टू द ईयर ऑफ अग्रीमेंट, जिस साल में आपने एप्लीकेशन किया था और जिस साल में एक्सेप्ट हुआ आपका, तो दोनों के बीच में जितने भी साल है सबका आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। टाइम लिमिट क्या है,
3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच सेट अग्रीमेंट्स वर एंटर, जब आपका 3 महीने के अंदर आपको फाइल करना है एग्रीमेंट। AO कैन मेक द असेसमेंट ऑफ मॉडिफाइड रिटर्न विद इन 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ऑफ मॉडिफाइड रिटर्न। AO तब तक क्या कर सकता है, मॉडिफाइड रिटर्न को असेस कर सकता है, ठीक है। उसके बाद सच ऑर्डर कैन बी फर्दर अपील्ड इन CIT में भेज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इफ एनी असेसमेंट इज पेंडिंग अगेंस्ट द APA ईयर ऑन द रेट ऑफ फाइलिंग ऑफ मॉडिफाइड रिटर्न देन AO विल कंप्लीट द कंसीडरिंग एंड सेड AO विल कंप्लीट द कंसीडरिंग सेड मॉडिफाइड रिटर्न, ठीक है। कोई अगर पेंडिंग है, मान लो कि कोई असेसमेंट है पेंडिंग है किसके, APA के ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ मॉडिफाइड रिटर्न, तो फिर AO जो है वो मॉडिफाइड रिटर्न को कंसिडर करेगा जो आपने फाइल किया है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या कंप्लीट होता है, अब से शॉर्ट तरीके में आपका एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट जो वो पूरा कवर हो जाता है, ठीक है। मेन जो क्रक्स है उसके अंदर वो यही है। उसके बाद नेक्स्ट आपका स्टार्ट होता है क्या, रोल बैक। रोल बैक जो है वो APA के अंदर क्या है, तो रोल बैक में ये है बेटा कि अपना 4 साल पहले के लिए भी आप APA प्रोविजन लगा सकते हो, जो अग्रीमेंट ईयर उससे 4 साल पहले जा सकते हो, 4 साल कंपलसरी आपको 4 साल के लिए जाना है, वही तो ये बोल रहा है रिड्यूसिंग द करंट एंड फ्यूचर लिटिगेशन को कम करने के लिए अपन रोल बैक में जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि एलिजिबल एप्लीकेंट, रोल पर्पस ऑफ रोल बैक, मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ALP, सब चीज़ें सेम है किसके, APA के टाइप में, ठीक है। रोल बैक ईयर बस ये बोल रहे हैं 4 साल के लिए आप जा सकते हो। व्हाट आर द कंडीशन ऑफ रोल बैक, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अब कंडीशन क्या क्या है रोल बैक के अंदर जाने की, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन है सेम टाइप ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इन रोल बैक ईयर एंड इन APA ईयर्स। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है वो सेम टाइप के होने चाहिए। ROI ऑफ रोल बैक ईयर इज फर्निश्ड अप टू ड्यू डेट, आपने हर साल में टाइम पे रिटर्न फाइल किया है, ऑडिट रिपोर्ट भी आपने टाइम पे फर्निश किया और एप्लीकेशन आपको किस में करना है, 3CDA में करना है, तो आप क्या रोल बैक में जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद नॉन एप्लीकेबिलिटी किसकी, रोल बैक की। तो ITAT हैज़ पास द ऑर्डर डिस्पोजिंग सच अपील, अगर आपने ITAT ने कोई चीज़ में ऑर्डर दे दिया किसी मैटर पे तो वो फिर नहीं जाएगा। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ रोल बैक प्रोविजन इनकम अगर कम हो रही है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, सेम ट्रांसफर प्राइसिंग टाइप तो नहीं लगेगा। फॉर्म फीस जो है वो ये है और एडिशनल 5 लाख की फीस जो आपकी लग जाएगी, ठीक है। रोल बैक जो है बस इतना छोटा सा ही है। एक प्रोविजन जो वो और है कि रोल बैक का जो आपको क्या बोलते हैं इफेक्ट कैसे देना है रोल बैक प्रोविजन का, ठीक है। वो सेम जैसे APA में था, आपको मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करना है रोल बैक ईयर के लिए एप्लीकेशन से अग्रीमेंट तक, अलॉन्ग विद द एडिशनल टैक्स। विड्रॉ करना है आपको अपील रोल बैक मैटर की जो CIT ITAT हाई कोर्ट में जितना उस एक्सटेंट तक का विड्रॉ करना है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि यह पूरी विड्रॉ करना है, नहीं, जस्ट एक्सटेंट के लिए आप जा रहे हो उसी के लिए बस विड्रॉ करना है, पूरा विड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। AO शैल ऑल्सो विड्रॉ एनी सच अपील फाइल्ड विद इन 3 months फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ मॉडिफाइड रिटर्न। अगर AO ने आपके अगेंस्ट में कोई फाइलिंग की तो AO भी विड्रॉ कर लेगा। अब एप्लीकेंट जो है AO CIT PCIT ये क्या करेंगे, DRP को इन्फॉर्म करेंगे, CIT अपील या PCIT अपील या हाई कोर्ट द फैक्ट हैज़ रोल बैक हैज़ बीन एंटर्ड। मतलब कि अगर आपने कोई केस किया है और आपको पता कि अगर और आप रोल बैक में जा रहे हो आगे तो आपको ये चीज़ बतानी पड़ेगी, ठीक है। अब आगे असेसी फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन अग्रीमेंट एंड शैल बी कैंसल्ड, अगर असेसी फेल हो जाता है कंप्लाई करने में तो फिर वो प्रोविजन जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।